नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ में एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये छापेमारी की गई है और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में बड़ी दबिश दी गई है। मड़ियाव के IIM रोड पर ये लगातार छापेमारी चल रही है और एटीएस कश्मीर पुलिस लखनऊ पुलिस मौके पर मौजूद है और आतंकी डॉक्टर मुजमिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की है और कल शाहीन को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस दौरान पुलिस और एटीएस की लगातार छापेमारी देखने को मिल रही है। कल शाहीन को गिरफ्तार फरीदाबाद से किया गया था, जो कि आतंकवादी की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस की ये बड़ी छापेमारी देखने को मिली है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी में पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और अयोध्या, मथुरा, काशी, मेरठ सहित पूरे यूपी हाई अलर्ट पर है और योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद से अधिकारी भी अब जीरो ग्राउंड पर उतर चुके हैं। बता दें कि दिल्ली के लाल किले में कार में बड़े धमाके के बाद से इस समय यूपी भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और ऐसे में सभी अधिकारी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। और कल शाहीन, जो कि आतंकी की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और इस दौरान एटीएस जम्मू कश्मीर पुलिस की ये छापेमारी देखने को मिल रही है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये बड़ी छापेमारी की गई है। दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लखनऊ में बड़ी दबिश दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि मड़ियावा के IIM रोड पर लगातार छापेमारी चल रही है और इस दौरान एटीएस कश्मीर पुलिस लखनऊ पुलिस मौके पर मौजूद है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आतंकी डॉक्टर मुजमिल की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ की बताई जा रही है और कल शाहीन को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश जुड़ चुके हैं, जो कि हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि दिल्ली के बाद बड़ी छापेमारी लखनऊ में देखने को मिल रही है। क्या कुछ अपडेट है अखिलेश? जी मैम, आपको बता दें कि लखनऊ एटीएस जम्मू कश्मीर की बड़ी छापेमारी अब लखनऊ में भी चल रही है, जो कि IIM रोड मड़ियाव रोड कहलाया जाता है और यहाँ पर बड़ी छापेमारी चल रही है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर के छापेमारी ये की गई, जो कि कल दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है और दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद यहाँ पर पुलिस भी सतर्क हो गई है। आतंकी डॉक्टर मुजलिम की गर्लफ्रेंड शाहीन लखनऊ से कल अरेस्ट की गई है और यहाँ पर अभी भी पुलिस मौजूद है और चप्पे चप्पे पर छापेमारी चल रही है। छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? क्या कुछ अपडेट है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? मैम, अभी तो जो है सिर्फ शाहीन को गिरफ्तार किया गया है और भी लोगों से पूछताछ जारी है, लेकिन अभी गिरफ्तारी की और बड़ी खबर निकल करके नहीं आ पा रही है। इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ संदिग्ध वस्तु भी पुलिस ने जब्त की है? मैम, अभी देखा जा रहा है, लेकिन अभी कुछ जब्त नहीं किया गया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद से अब यूपी भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही कल शाहीन, यानी कि जो आतंकी है, उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। लाल किले में कार में बड़ा धमाका हुआ और इस ब्लास्ट में अभी तक 13 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है और अब इसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर यूपी रखा गया है। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली ब्लास्ट के बाद से यूपी पुलिस को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने यूपी पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि प्रदेश के प्रमुख स्थान यानी कि धार्मिक स्थानों, बाजारों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए और इसी के साथ प्रदेश के
सभी संवेदनशील जिलों की स्थापना संस्थाओं और साथ ही स्थानों को पुलिस अधिकारी अलर्ट मोड पर रखते हुए सख्त निगरानी कर रहे हैं। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर अफवाहों की सक्रिय मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं और अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि धमाका लाल किले के मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है और इस दौरान कई लोगों की जान गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और इस दौरान अब सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पैनी नजर रखे हुए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां पर सोमवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित एकता यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन समुदाय ने अभूतपूर्व स्वागत किया। नगर निगम मुख्य द्वार से लेकर काली मंदिर स्थित पटेल चौक तक हजारों लोग सड़कों के दोनों ओर खड़े होकर सीएम का अभिनंदन करते हुए दिखाई दिए। महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के बाद शुरू हुई ये पद यात्रा 2 किलोमीटर तक सीएम योगी के साथ देशभक्ति नारों से गूंजती रही, जहां पर लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा भी की। काली मंदिर पहुंचकर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और आगे की यात्रा कार्यकर्ताओं ने लगभग 10 किलोमीटर चलते हुए गीता वाटिका तक पूरी की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्षी दलों की बेचैनी लगातार बढ़ गई है और कुछ नेताओं ने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती जैसे कार्यक्रमों से दूरी बनाकर जिन्ना को सम्मान देने वालों को जनता को पहचानना होगा। पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं यूपी के बाराबंकी में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और इस दौरान वो कार्यक्रम में शिरकत हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चलिए आपको वो सुनवाते हैं। हर जनपद के लिए प्रदेश में तय किया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम प्रदेश भर में और देश भर में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश अपने सभी 75 जनपदों में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रत्येक जनपद में कम से कम 100 एकड़ क्षेत्रफल में 100 एकड़ के एक क्षेत्रफल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन के निर्माण का कार्य करेगा। कोई भी नौजवान अगर वहां पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है या फिर वहां पर उसको एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है, स्किल डेवलपमेंट भी वहीं होगा और उसका रजिस्ट्रेशन भी होगा और उसके लिए जॉब की गारंटी भी उसी जनपद में देने का काम कोई करेगा तो डबल इंजन की सरकार करेगी और इसी कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश की गति को आपने देखा होगा। आज से 8 वर्ष पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग कहां थे? कहीं नहीं थे। यूपी पिछड़ा हुआ राज्य, बीमारू राज्य माना जाता था। पहचान का संकट था। ये परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति करने वालों ने नौजवानों के जीवन में खिलवाड़ किया था। प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा के इस प्रदेश को बीमारू बना दिया था। इस प्रदेश में अन्नदाता किसान जो अपनी धरती से सोना उगलने का काम करता है, उस अन्नदाता किसान को उसने भूखमरी की ओर धकेल करके
आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो हमारा अन्नदाता किसान कई गुना मुनाफा कमाने का काम कर रहा है। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी उसे प्राप्त हो रहा है और साथ साथ नौजवान को रोजगार की गारंटी भी अपने ही जनपद में या अपने ही प्रदेश में प्राप्त हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क का हो, एयर का हो, रेलवे का हो या इनलैंड वाटरवे का, इन सब पर तेजी के साथ कार्य चल रहा है। मेट्रो तेजी के साथ विकसित हुई है। देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है। और अब तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के भी निर्माण का कार्य आगे बढ़ा दिया है। पहला सत्र इस सत्र में प्रारंभ हो चुका है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। आने वाले समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को और उसके दायरे को बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, प्रत्येक क्षेत्र में जब विकास होगा वह समग्र विकास की दिशा से आगे बढ़ेगा और यही है विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का राज। उत्तर प्रदेश आज एक नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। अब उत्तर प्रदेश पर कोई संदेह नहीं करता है। हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश को एक अच्छी निगाहों से देखता है। उसको लगता है उत्तर प्रदेश की जो संभावनाएं थी, उत्तर प्रदेश की जो सामर्थ्य थी, अब खुल करके सामने आई है। और उसी सामर्थ्य के लिए आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बाराबंकी के सभी नागरिकों से मेरी अपील होगी, याद करना, व्यक्तिगत रूप से भले ही हो सकता है, व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ कोई आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कभी भी हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय एकता की बात हो, हम सबको अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, जिससे भारत एक बन सके, श्रेष्ठ बन सके। और प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा के अनुरूप जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा, तब विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित बाराबंकी के सपने को भी हम साकार कर सकें, ये प्रयास उसी दिशा में है। आज जो सड़क, पुल, पुलिया या फिर पेयजल और अन्य तमाम बाढ़ से जुड़ी हुई समस्या के समाधान के लिए आज जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम 1734 करोड़ रुपए की लागत की है, ये इसी भाव के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए स्थानीय विधायकों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी बाराबंकी के नागरिकों को बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की ये राष्ट्रीय एकता यात्रा आज निकल रही है। लगभग 7 से लेकर 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। यहां के माननीय विधायक और जिले के पदाधिकारियों के नेतृत्व में इस एकता यात्रा में अधिक से अधिक लोग पूरी शालीनता के साथ भारत माता की जय करते हुए सरदार पटेल अमर रहे के संकल्प के साथ आगे बढ़िए। विकास की सोड़ में हम पिछड़ने न पाए, इस संकल्प के साथ विरासत और विकास को साथ साथ लेकर के चलेंगे। इस भाव के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। यही भाव हमारे मन में होना चाहिए और इसी भाव का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करते हुए अपने इस अभियान को निरंतरता देते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर नदी के किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब गाजीपुर गांव के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने नदी में कई पॉलिथीन और बोरे तैरते हुए देखे। संदिग्ध वस्तुएं होने की आशंका पर ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से सभी बोरे और पॉलिथीन बैग को बाहर निकलवाया। खोलकर जांच करने पर उसमें से मिले अवशेष और प्रथम दृष्टि गौवंश के प्रतीक हुए, जिसके चलते मामले की गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने सभी अवशेषों को फॉरेंसिक और मेडिकल जांच के लिए लैब भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, ये देवा नदी गाजीपुर कुंडा पुल है, इस पे सर कट्टों में कुछ सब मिले। ये सब किस चीज के सवाल, कितने कट्टे मिले? देखिए, आज दिनांक 9 नवंबर को थाना बरखेड़ा क्षेत्र में ग्राम गाजीपुर कोंडा, यहाँ से एक देवा नदी बहती है, उसमें कुछ कट्टे और पॉलिथीन बह के जा रही थी, जिसमें कुछ आशंका हुई कि गोवंश के अवशेष हो सकते हैं। तो वहाँ पर पुलिस की टीम तत्काल पहुंची, साथ ही प्रशासन से एसडीएम साहब सब पहुंचे और जो अवशेष हैं डॉक्टर द्वारा पहुंच उसको मेडिकल के लिए भेजा गया। प्रथम दृष्टया वो गोवंश के ही अवशेष प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे विधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सक शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने पग यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा के माध्यम से उन्होंने लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और साथ ही जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। पग यात्रा के दौरान लोगों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाए और ये यात्रा तिलोई विधानसभा के शैमऊ से शुरू होकर बहादुरपुर ब्लॉक की ओर बढ़ी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए पग यात्रा में उत्साहपूर्वक शामिल हुए। लखीमपुर खीरी में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि सदर विधायक योगेश वर्मा के करीबी बीजेपी नेता शांतनु तिवारी पर दिन दहाड़े तबातोड़ फायरिंग कर दी गई। बीजेपी नेता पर हुए इस जानलेवा हमले में कई राउंड गोलियां चलाई गई और हमलावरों ने ईंट पत्थरों से भी हमला किया। उनकी गाड़ी पर टूटकर पेड़ हमलों से वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए और पूरा वाहन गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। शांतनु तिवारी का कहना है कि करीब 50 लोगों की भीड़ ने एक साथ हमला बोला और ये महाराजनगर क्रॉसिंग के पास हुई, जिसके बाद से मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं बेहजम रोड पे अपना नया मकान बनवा रहा हूँ, वहाँ से आ रहा था। गाड़ी जो इंडियन ऑयल गैस प्लांट के सामने लोग करीब 15 से 20 गाड़ियाँ पूरी रोड जाम किए हुए थे। मैं करीब 5 मिनट तक इंतजार करता रहा कि भाई अब हटें, भाई छोटे बच्चे हैं अब हटेंगे। कोई नहीं हटा। मैंने हारन दिया, उसके बाद मैं गाड़ी से निकला। मैंने कहा क्यों ये सब लोग तुम लोग गाड़ियां हटा रहे हो। उसके बाद भी इन लोगों ने गाड़ियां नहीं हटे, कुछ गाड़ियां हटी भी तो ये सब लोग एक साथ आके मुझको वहां पे मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैं अकेला था, मुझको देख के ये पंकज आया, मामा आए, ये लोग आए तो फिर मोहल्ले वालों जब इन लोगों को देखा तो वहाँ जो लोग दुकान करें वो सब निकले तो ये लोग भागे। तो जब भागे तो मैंने उसमें से एक गाड़ी को देखा था, उसका मैंने पीछा किया। वो गाड़ी आके यहाँ पे रुकी, तो यहाँ पे रुकी तो मैंने सोचा कि यहाँ मेरे ताऊ जी के लड़के का घर है, बुआ जी के बेटे का, यहाँ सानू का घर है, तो मैंने कहा इन लोगों को बुलाऊंगा। तब तक वो करीब 50 लड़के इसी गली से सामने से निकले और मुझसे वहां से फायरिंग करते हुए यहाँ तक आए हैं। और मेरी गाड़ी की क्या दुर्दशा करी है ये आप लोग देख। नोएडा में एडीएम और एसडीएम दादरी ने क्षेत्र के गांव और कॉलोनियों में जाकर एसआईआर प्रक्रिया को लोगों से संवाद किया और उनसे जुड़े आवश्यक जानकारी भी दी। अधिकारियों ने झुग्गी झोपड़ियां, बस्तियों और विभिन्न कॉलोनियों में जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें निवासियों को एसआईआर का महत्व और सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। और इस दौरान संबंधित बीएलओ को भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके और लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता रहे। नोएडा में पूर्व मंत्री डीपी यादव, उनकी पत्नी, बेटे समेत 9 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर सेक्टर 126 थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और मामला जमीन से जुड़े हुए विवाद का बताया जा रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि विवादित संपत्ति को लेकर उनका रास्ता रोका गया और उन्हें धमकाया गया। एफआईआर के अनुसार आरोपियों ने शिकायतकर्ता और उनके साथियों को हथियार के बल पर डराने धमकाने का भी प्रयास किया है। न्यायालय के निर्देश मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र उज्जवल राणा की मौत के बाद से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उज्जवल को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कॉलेज परिसर के बाहर परिजनों के साथ कई सामाजिक और छात्र संगठनों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज प्रधानाचार्य और साथ ही मैनेजर की पीटीआई पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है और अब आरोप है कि फीस विवाद से परेशान होकर बीए तृतीय सेमेस्टर का छात्र यानी कि उज्जवल ने कॉलेज में ही खुद को आग लगा ली थी और जिसके बाद से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महोबा में किसानों की समस्याओं को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन खुलकर समर्थन में आ गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने सैकड़ों किसानों के साथ महोबा काठ थाना पहुंचकर पुलिस ने किसानों की जो जा रही संभावित कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया और किसानों ने बताया कि देवीय आपदा के बाद से उनकी बची खुची फसल को वनरोज लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए फसल संरक्षण के लिए वनरोजों की शिकार कराए जाने की मांग की है और इस उद्देश्य से कुछ शिकारी क्षेत्र में बुलाए गए हैं जिनकी तलाश अब पुलिस कर रही है। पुलिस का कहना है कि यदि शिकार होते हैं तो चिन्हित किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। किसान संगठन ने थानाध्यक्ष से आग्रह किया है कि किसानों की फसलों को बचाने के लिए प्रभावित कदम उठाए जाए क्योंकि फसल बर्बाद हो रही है जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। समस्या ऐसी है कि टोला पातर में वन रोजों के द्वारा किसानों की फसलों को रौंदा जा रहा है और सरकार के द्वारा ये प्रतिबंधित जानवर है और इनको अगर हम भगाते हैं मारते हैं तो ये थाना अध्यक्ष हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसानों पर कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे किसानों पर, जो कि अनुचित है। ये किसान की फसल के ऊपर जो है पूर्ण रूप से डाका डाला जा रहा है वन रोजों के माध्यम से हमारे ऊपर। तो आप लोग आए हैं जो सभी लोग एक साथ जुड़े आज हमने तो कहा है उनसे कि हमारे ऊपर किसानों के ऊपर कोई कार्रवाई न की जाए। अगर कार्रवाई की तो हम एसपी को घेरेंगे, डीएम को घेरेंगे। जाके कल हम उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, किसानों को जैसे भी हो राहत दिलाने का काम किया जाएगा। अच्छा, तो थाना अध्यक्ष ने आपकी थाना अध्यक्ष ने कहा कि हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। समस्या ऐसी है कि टोला पातर में वन रोजों के द्वारा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।